वेलकम टू सेशन 4 ऑफ बिगनर फाइनेंस सीरीज़। तो हम लोग का 3 सेशंस पूरा हो गया है। उम्मीद है मेरे को तुम लोग को वो तीनों सेशंस पसंद आएगा, तुम लोग को तीनों सेशन देखे होंगे। तो आज है हम लोग का सेशन 4 जिसमें हम लोग और डेप्थ में जाएंगे इक्विटी के बारे में, जैसा कि हम लोग ने सेशन 3 में डिस्कस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला चीज़ है कि देखो कंपनी कंपनी देखो, तुमको याद होगा कि पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी कंपनी पैसा कैसे रेस करता है। वो या तो इक्विटी के थ्रू रेस करता है या तो डेट के थ्रू रेस करता है। तो हम लोग फिर इक्विटी में गए थे और इक्विटी में हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया था कि कैसे वो लोग आईपीओ के थ्रू पैसा रेस करते हैं। अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक तुम लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको पहले चेकआउट करो, उसको देखो पूरा। तब तुम लोग को समझ आएगा कि कोई भी कंपनी कैसे पैसा उठाता है। ठीक है, वो तुमको उससे समझ आएगा। अब देखो, हम लोग जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे ना, वो था कि कंपनी का आउटसाइड व्यू डिस्कस किए थे कि कंपनी को अगर हम लोग बाहर से देखें, मतलब एज अ इन्वेस्टर देखें, कंपनी है, हम लोग एज अ इन्वेस्टर है, हम लोग आउटसाइडर है कंपनी के लिए। हम लोग अंदर का आदमी नहीं, हम लोग मैनेजमेंट नहीं है, हम लोग बाहर वाले हैं कोई। तो हम लोग अगर बाहर वाले की तरफ से देखें तो हम लोग को कैसा दिखेगा कि हम लोग कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करेंगे, उसके बाद लिस्टिंग होगा शेयर्स का, एंड हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हैं, किसी और इन्वेस्टर से खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस किए थे। तो ये है कि आउटसाइड व्यू है, हम लोग कंपनी को बाहर से देख रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी का इनसाइड व्यू, कंपनी के अंदर का व्यू। कंपनी को अंदर से कैसे देखा जाता है, कंपनी अंदर से अपना फाइनेंसेस कैसे मैनेज करता है। मतलब कि अगर तुम सीएफओ का कुर्सी में बैठे होते, कोई कंपनी है उसका सीएफओ होते तुम, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कंपनी का फाइनेंसेस मैनेज करता है, या फिर तुम कंपनी का मैनेजमेंट में होते, या फिर तुम कंपनी को अंदर से चला रहे होते, तो तुम कंपनी को कैसे देखते, तब तुम कैसे उसका फाइनेंसेस मैनेज करते, तब तुम कैसे उसका पैसा मैनेज करते, तब तुमको क्या दिखता कि कंपनी कैसे अपना पैसा मैनेज करता है। अंदर से तुमको पता चलेगा आज के वीडियो में कि कंपनी अपना पैसा मैनेज कैसे करता है। और यही चीज़ जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसी को जो इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। यही तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है कि कंपनी अपना पैसा कैसे मैनेज करता है। यही चीज़ तो हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में बताता है कि कंपनी अपना पैसा मैनेज कैसे करता है। यही चीज़ हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में सीखने को मिलता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कि कंपनी कैसे मैनेज करता है अपना पैसा। जैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर अपना पैसा मैनेज करते हैं, जैसे हम लोग ने सेशन 1 में इस चीज़ समझा था कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर अपना पैसा मैनेज करते हैं, वैसे ही कंपनी अपने लेवल में अपना पैसा मैनेज करता है। तो कंपनी कैसे अपना पैसा मैनेज करता है, कंपनी कैसे डिसाइड करता है कि कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, कंपनी कैसे डिसाइड करता है कहाँ से उसको पैसा उठाना है, कंपनी कैसे डिसाइड करता है कि वो फैक्ट्री खोलना है, कितना फैक्ट्री खोलना है, कितना सेव करना है, कितना पैसा यूज़ करना है। ये सारी चीज़ कंपनी कैसे डिसाइड करता है कंपनी के लेवल पे। यही सब हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में, जो कि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस का ना 3 कोर डिसीजन होता है, 3 मेन डिसीजन होता है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में करना होता है। कोई भी कंपनी अगर है तो ये 3 डिसीजन वो कंपनी करेगा। क्या क्या? पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग का, इसको बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा डिसीजन होता है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन दूसरा हो गया, इन्वेस्टिंग। एंड जो तीसरा डिसीजन होता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर्स में कि डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसका कुछ पार्ट कंपनी शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी पास ऑन करता है या नहीं करता है। तो वो जो कुछ पार्ट कंपनी पास ऑन करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी के पास 3 मेन कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन रहता है। पहला होता है फाइनेंसिंग का डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग का डिसीजन, तीसरा होता है कंपनी का डिविडेंड का डिसीजन कि डिविडेंड कितना देना है कितना नहीं देना है। तो ये 3 कोर डिसीजंस होता है कंपनी को जो लेना पड़ता है, कंपनी जो लेता है अपना फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। अब हम लोग वन बाय वन करके सब में डिग इन करेंगे और समझेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, एंड फिर एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो, फाइनेंसिंग डिवीजन क्या होता है, डिसीजन क्या होता है कि कंपनी पैसा कहाँ से उठाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन है कंपनी पैसा कैसे उठाएगा, कैसे पैसा उठाएगा कंपनी।
जो पैसा उठाना है कंपनी को, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि कंपनी या तो इक्विटी से पैसा उठाता है या तो डेट से पैसा उठाता है। तो वो कंपनी कैसे पैसा उठाएगा, वो डिसाइड कैसे होता है कि भैया कंपनी डिसाइड कैसे करता है कि इक्विटी से पैसा उठाना है या डेट से पैसा उठाना है, कितना किससे उठाना है, क्यों उठाना है, क्यों क्या रीज़न से उठाना है। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो कंपनी डिसाइड करता है। उसका डिसीजन जो होता है उसको बोलता है फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब कि कंपनी पैसा कैसे उठाएगा, कंपनी का पैसा कैसे उठाएगा, कंपनी का इक्विटी से उठाएगा, शेयर्स इशू करके कंपनी उठाएगा, या लोन लेगा, तुम्हारा लोन लेगा कंपनी बैंक से या कहीं से भी लोन लेगा और उससे पैसा उठाएगा। तो ये जो डिसीजन होता है कि कंपनी पैसा कहाँ से रेज करेगा, पैसा रेज करने का जो डिसीजन होता है कंपनी का, उसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो कंपनी दो तरह से पैसा उठा सकता है जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, एक तो इक्विटी से और दूसरा कंपनी उठा सकता है डेट से। ठीक है, अब जो यही डिसीजन है कंपनी का कि इक्विटी से कितना उठाना है, डेट से कितना उठाना है, यही डिसीजन को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो पूरा डिसीजन है इसी को बोला जाता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है कि मिक्स ऑफ इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक बताइए भैया, फॉर एग्जांपल मतलब कि 70% कंपनी इक्विटी रखेगा, मतलब 70% कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा उठाएगा, एंड 30% कंपनी का जो रहेगा वो रहेगा कि डेट से पैसा उठाएगा, लोन्स लेगा कंपनी, लोन बोरो करेगा, उससे पैसा उठाएगा। तो ये जो मिक्स है ना कि कंपनी इक्विटी ज़्यादा रखेगा कि डेट ज़्यादा रखेगा, ये जो मिक्स है इसी मिक्स को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, कैपिटल मतलब पैसा, तो वो पैसा का स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्म में पैसा उठाया, क्या वो इक्विटी के फॉर्म में उठाया है, शेयर्स ये सारा के फॉर्म में उठाया है, या फिर वो लोन लेके उठाया है, बॉन्ड ये सारा पे वो पैसा उठाया है। तो इसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कंपनी का, उसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे पैसा उठाएगा। अब देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब तुमको रैंडमली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया एक बात बताइए, इक्विटी तो अच्छा है, इक्विटी में हम लोगों को कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता है। अब तुमको कंपनी के साइड से सोचना है। ठीक है, कंपनी की साइड से सोचो कि हम लोग पहले क्या डिस्कस किए थे वीडियोस में कि अगर हम शेयर होल्डर बनते हैं, अगर हम शेयर बाई करते हैं कंपनी का, तो हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो शेयर बाजार में जाके लिस्ट होता है, बाजार में जो उसका दाम होता है वो मेरा रिटर्न होता है। और अगर हम वो कंपनी डिविडेंड दिया, जो कि डिविडेंड के ऊपर कंपनी पे डिपेंड करता है, डिविडेंड जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वो उससे मेरा कमाई होगा। दो तरह से हम कमाई कर सकते हैं, या तो कंपनी हमको डिविडेंड दिया उससे, या फिर हम मेरा शेयर प्राइस बढ़ गया उससे। तो दो मेरे पास रीज़न है, दो मेरे पास सोर्स है कमाने का अगर हम शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी की तरफ से अगर तुम देखो तो क्या कंपनी तुमको कोई पैसा दे रहा है, कंपनी तो कोई तुमको पैसा नहीं दे रहा है। कंपनी अगर डिविडेंड तुमको देगा तब कंपनी का पैसा लग रहा है, नहीं तो शेयर ऊपर नीचे जा रहा है। ये तो मार्केट में होता है, मार्केट का डिमांड सप्लाई से शेयर ऊपर नीचे आता है, उसमें कंपनी का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है कंपनी का। जब तुम आईपीओ में बाई करते हो तब तुम कंपनी से बाई करते हो, ये हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल करते हैं शेयर्स, तो कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं होता है। हम लोग कोई इन्वेस्टर से खरीद रहे होते हैं या कोई इन्वेस्टर को बेच रहे होते हैं, जिसका कि कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो देखा जाए तो भैया कंपनी का तो कोई खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी तो गारंटी रिटर्न देता ही नहीं है हम लोग को। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हम लोग को प्रॉमिस करके रखा है कि हम इतना रिटर्न देंगे ही देंगे तुम लोग को, ऐसा कुछ तो इक्विटी में होता ही नहीं है। जबकि डेट में तो भैया उसको रिटर्न देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको, हर साल हर महीने जो भी रहता है, मंथली क्वार्टरली या तुम्हारा सेमी एनुअली एनुअली, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें उसको पैसा देना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी डेट क्यों उठाएगा भैया, सिर्फ इक्विटी से ना वो लोग मैनेज कर लेगा, इक्विटी क्यों नहीं रखेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा, क्यों वो डेट उठाएगा। देखो इसका कुछ रीजंस है। जैसे पहला रीजन है कि तुमको पता है कि डेट जब इक्विटी इशू करता है, जब शेयर्स इशू करता है कंपनी, तो कंपनी सामने वाला को जो भी शेयर्स खरीद रहा है उसको मालिक बनाता है। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर होता है वो मालिक होता है। तो सपोज करो प्रोमोटर के पास 70% शेयर्स है कंपनी का। ठीक है, कंपनी आज तक शेयर इशू नहीं किया है, उसमें से प्रोमोटर 5% शेयर इशू किया पब्लिक के लिए। ठीक है, तो अब प्रोमोटर के पास कितना शेयर बचा, 65% शेयर बचा प्रोमोटर के पास, 5% इशू करना, और 5% किसके पास गया, पब्लिक के पास।
5% पब्लिक के पास गया एंड 65% प्रोमोटर के पास गया। तो तुमको दिख रहा है कि प्रोमोटर का पहले 70% था, अब प्रोमोटर का 65% हो गया है शेयर, मतलब कि हिस्सा, कंपनी में हिस्सा अब प्रोमोटर का 70% से घट के 65% हो गया। इसी को बोला जाता है इक्विटी डिल्यूजन। ठीक है, इक्विटी को डाइल्यूट किया है अपना। ठीक है, इक्विटी को डाइल्यूट किया, इक्विटी कम किया अपना, मतलब उसका मालिकाना हक जो था कंपनी पे अब वो कम हो गया है। पहले 70% हक था उसके पास, अब 65% हक हो गया है। तो ऐसा कंपनीज नहीं करना चाहता है। बहुत बार कंपनी नहीं चाहता है कि कंपनी अपना इक्विटी को डाइल्यूट करे। कंपनी नहीं चाहता है कि वो कोई और किसी को मालिक और बनाए, किसी और को हिस्सा दे कंपनी में। कंपनी वो चीज़ नहीं चाहता है। जब कंपनी को पता होता है कि कंपनी अच्छा ग्रो करने वाला है, कंपनी अच्छा करेगा फ्यूचर में जाके, तो वो सोचता है कि क्यों हम किसी और को मालिक बनाए। हम 70% रखेंगे, आराम से हम अपना कमाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए कोई भी नहीं चाहता है जल्दी कि अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, मतलब इक्विटी का जो होल्डर होता है, जो प्रोमोटर्स होता है या कोई भी होता है जिसके पास मेजर इक्विटी होता है, वो लोग नहीं चाहता है कि अपने इक्विटी को डाइल्यूट करे, दूसरा को बांटे, ताकि क्योंकि इससे वो लोग का स्टेक कम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो लोग जाता है डेट की तरफ कि डेट से पैसा उठाता है। तो एक तो रीज़न ये होता है डेट से पैसा उठाने का कि वो लोग नहीं चाहता है अपना इक्विटी को डाइल्यूट करना। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करने का। अब देखो क्या होता है और डेट की तरफ जाने का। ठीक है, तो ये पहला रीज़न हुआ कि वो लोग डेट की तरफ जाता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू नहीं करता है, क्योंकि एज ए तुम देखो तो देखा जाए तो इक्विटी में कोई भी वो लोग को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई भी वो लोग इंटरेस्ट के लिए लाइबल नहीं होता है, लेकिन वहीं डेट में वो लोग इंटरेस्ट के लिए लाइबल होता है। तो इसीलिए देखा जाए तो इक्विटी अच्छा है, लेकिन इक्विटी स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। किसी और को भी तुम मालिक बना रहे हो तो वो चीज़ कंपनी का प्रोमोटर, कंपनी का मालिक लोग नहीं चाहेगा। तुम खुद सोचोगे अगर तुम कंपनी का मालिक हो तो तुमको अगर ऑप्शन दिया जाए कि हम 10 करोड़ का लोन उठा लेंगे, उसमें आराम से हम 1-1 करोड़ लोन भरेंगे, या फिर हम 10 करोड़ में अपना 5% इक्विटी बेच देंगे किसी को, तो तुम नहीं चाहोगे बेचना। जनरली आदमी नहीं चाहता है बेचना, जब आदमी को पता होता है कि कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ करेगा और मेरा वेल्थ बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो ठीक है, तो इसीलिए आदमी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहता है, तो इसीलिए वो लोग किधर जाता है, वो लोग डेट की तरफ जाता है। तो ये एक रीज़न है कि इक्विटी के साथ डेट भी मिक्स किया जाता है। अब जो सेकंड रीज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि कंपनीज क्यों डेट यूज़ करता है कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना इक्विटी के साथ साथ, वो है कि डेट से ना तुमको इंटरेस्ट बेनिफिट तुमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे? देखो, तुमको पता है कि कंपनी का जो P&L होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको नहीं पता है, टेंशन मतलब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे जाके कवर करेंगे। अब ये समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि वो बताता है सिंपल भाषा में कि कंपनी का कितना खर्चा हुआ, कंपनी का कितना इनकम हुआ, एंड कुल मिला के एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि कंपनी का लॉस हुआ। और प्रॉफिट लॉस तो तुम लोग जानते होगे कि कंपनी को मुनाफा हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ। ये चीज़ हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है। वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है जो वो बताता है कि कंपनी को फायदा हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ। ठीक है, तो उसमें इनकम्स लिखा हुआ रहता है, उसमें एक्सपेंसेस लिखा हुआ रहता है सारा। तो जैसे सबसे पहले रिवेन्यू रहेगा कि कंपनी कितना का माल बेचा, सपोज करो 100 करोड़ का माल बेचा। उसके बाद एक्सपेंसेस रहेगा, अलग अलग एक्सपेंसेस रहेगा। तो सपोज करो एक्सपेंसेस है 80 करोड़। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा, 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये हम एक ब्रॉडर लेवल पे समझा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिवेन्यू 100 करोड़ था कंपनी का, कंपनी 100 करोड़ का माल बेचा, उसमें से माल बेचने में, उसको बनाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसका मार्केटिंग करने में, जो भी एम्प्लॉयज़ लगा उसको बनाने में, ये सारा चीज़ का खर्चा मिला के 80 करोड़ का उसका खर्चा लग गया। तो 20 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 20 करोड़ उसका प्रॉफिट हुआ। अब समझो कि ये जो 80 करोड़ था ना, अब ये 20 करोड़ में तुम्हारा टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 30% इस पे टैक्स लगा। जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है। तो 30% सपोज करो उस पर टैक्स लगा, तो कितना, 6 करोड़ का टैक्स लगा। तो 6 करोड़ का टैक्स लगा। तो अब समझो कि इसमें 6 करोड़ का टैक्स लगा, तो तुमको समझ आया कि जब 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी का, तो कंपनी को 6 करोड़ का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी क्या करता है ना कि कंपनी डेट में पैसा उठाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डेट में पैसा उठाएंगे तो हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा, हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा, तो हम लोग का खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो जो डेट होता है ना, वो तुम्हारा काम करता है टैक्स शील्ड की तरह।
वो तुम्हारा टैक्स कम करता है। जैसे जैसे भैया सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी डेट नहीं था, ये जो था ये डेट फ्री कंपनी है, ये एग्जाम्पल हुआ डेट फ्री कंपनी का, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रब करते हैं और उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि कंपनी के पास जब डेट होगा, वो तुम लोग कॉपी कर लिए होगे, अगर कॉपी नहीं किए हो तो एक बार पीछे जाके देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना जैसा तुम लोग को मन, ठीक है। तो सपोज करो अब डेट लिया कंपनी, ठीक है, कंपनी डेट लिया, उसका डेट था लगभग सपोज करो 10 करोड़ का डेट था, तो उसका 1 करोड़ या 1 करोड़ बहुत कम हो जाएगा, तो हम सोच के चल रहे हैं कि सपोज करो कि उसका 5 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। इतना हम लोग डेट का अमाउंट पे अभी नहीं जाते हैं। सपोज करो कि वो जितना का भी डेट लिया है उसको 5 करोड़ का इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, 5 करोड़ का उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो भी वो डेट लिया है उस पर हर साल, ठीक है। तो हम लोग सेम मान के चलते हैं कि उसका रिवेन्यू 100 करोड़ हुआ इस साल भी, उसका एक्सपेंस पिछले बार के जितना ही था 80 करोड़, लेकिन अब उसका 5 करोड़ और उसको अलग से देना पड़ रहा है, ऊपर से देना पड़ रहा है क्योंकि वो लोन लिया है। तो लोन लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो लोन का ब्याज उसको देना पड़ रहा है जो कि इंटरेस्ट हुआ, तो वो हुआ 5 करोड़ का। तो अब जो उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ का उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है क्योंकि 5 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। अब देखो, अब ये 15 करोड़ पे मेरा टैक्स लगेगा 30%, तो मेरा टैक्स कम हुआ। अब मेरा प्रॉफिट हुआ 4.5 करोड़ का, सॉरी मेरा टैक्स लगेगा 4.5 करोड़, सॉरी 4.5 करोड़ मेरा टैक्स लगेगा। तो अब समझ आया कि पहले 6 करोड़ टैक्स लग रहा था क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट 20 करोड़ था। तो अगर हम लोग डेट लिए तो डेट लिए तो पैसा तो आया पैसा तो आया कंपनी के पास, कंपनी उस पैसा को इन्वेस्ट किया, जो किया उसका रिवेन्यू बढ़ा। वो हम लोग नहीं लिए कि उसका रिवेन्यू बढ़ा, उसको कोई मतलब जो पैसा लिया कंपनी उसको कहीं इन्वेस्ट भी तो किया होगा, कहीं चीज़ लगाया हुआ था। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कंपनी वो पैसा को कैसे यूज़ करता है, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन में कि कंपनी जो भी पैसा उठाया उसको वो यूज़ कैसे करता है। तो अभी तुम लोग को इतना क्लियर हुआ कि कंपनी जब डेट लेता है तो कंपनी को उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। जब कंपनी ब्याज चुकाता है तो वो कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि वो ब्याज हुआ जो खर्चा हुआ कंपनी के लिए। तो उसके कारण क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट्स कम होता है। कंपनी का प्रॉफिट्स क्योंकि कम होता है तो जितना प्रॉफिट हुआ वो कम प्रॉफिट हुआ, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता उससे, तो उसके कारण उसका टैक्स भी कम लगता है। तो यही फायदा होता है बस डेट का, कि डेट जो होता है वो तुम्हारा टैक्स सेव करता है, टैक्स तुमको कम पे करना पड़ता है क्योंकि डेट के कारण तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है तो तुमको टैक्स कम लगता है। तो डेट को माना जाता है एज अ टैक्स शील्ड, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा 6 करोड़ पहले था, अब 1.5 करोड़ उसको कम देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दूसरा रीजन होता है कंपनीज का कि वो लोग डेट क्यों चुनता है, ठीक है, क्योंकि उससे एक टैक्स शील्ड मिलता है। तो दो रीजन तुमको मिल गया कि एक तो कंपनी डाइल्यूट नहीं करना चाहता है अपना इक्विटी, दूसरा कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है कि हाँ ठीक है टैक्स बचता है कंपनी का क्योंकि इंटरेस्ट एज अ एक्सपेंस जाता है तो उस खर्चा होता है तो तुमको उसको टैक्स कम लगता है कि उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। इतना तुम लोग को समझ आया। अब देखो, तो अब इसके बाद सवाल आता है कि तो भैया पूरा डेट ही क्यों नहीं लेता है, इक्विटी हम इशू ही नहीं करेंगे, इक्विटी में हम पैसा ही नहीं उठाएंगे, हम पूरा डेट लेंगे 100% डेट, पूरा डेट, खाली ब्याज में ही धंधा करेंगे, दूसरा से पैसा लो ब्याज में धंधा करो। हम तो यूट्यूब में सुने भी है कि अपना पैसा से कभी धंधा नहीं करना चाहिए, ब्याज लेके धंधा करो। रिच डैड पुअर डैड के जो है रॉबर्ट कियोसाकी सर, वो यही बोलते हैं कि खाली बोरो करो और उस पर धंधा करो, अपना पैसा पे धंधा मत करो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% तुम डेट पे भी नहीं जा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा कंपनी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हो, ठीक है, तुम्हारा डेट बहुत ज़्यादा है, तुम डेट बहुत ज़्यादा ले लियो, तो क्या होगा उस पर तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और तुमको पता है कि इंटरेस्ट एक लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट चुकाना एक ऑब्लिगेशन होता है, तुमको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट, नो मैटर व्हाट। तुम्हारा कंपनी घाटा कर रहा है, तुम्हारा कंपनी फायदा कर रहा है, जो तुमको लोन दिया उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको बस यही मतलब है कि हर साल इतना टाइम में मेरा टेबल पे हमको पैसा मिल जाना चाहिए, उसको और कोई मतलब नहीं है। तो सपोज करो कि कोई ऐसा साल आया जिसपे तुमको घाटा हो गया, तुमको फायदा नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तब तुम
क्या करोगे, डिफॉल्ट मार जाओगे। डिफॉल्ट मार जाओगे मतलब कि तुम उसको पैसा नहीं दे पाओगे। अगर तुम उसको पैसा नहीं दे पाओगे तब गया तुम्हारा, फिर वो तुम पे केस कर देगा कि ये हमको पैसा नहीं दे रहा है। अब उसके बाद तुम केस तुम्हारा चलेगा, तुमको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है जब तुम पूरा बहुत ज़्यादा डेट ले लेते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जब कोई कंपनी डेट ले लेता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डेट को संभाल नहीं पाता है। तो इसीलिए वैसा नहीं कर सकता है कंपनी की कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले ले या इक्विटी एकदम ही कम रखे और डेट बहुत ज़्यादा ले ले, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट तुमको चुकाना है, वो एक ऑब्लिगेशन होता है कंपनी के लिए। और अगर वो नहीं चुका पाया तो वो हो सकता है कि बैंकरप्सी पे आ जाए, उसको घसीट के ले जाए बॉन्ड होल्डर लोग तुम्हारा कोर्ट, और उसके बाद उसको सारा एसेट बेच के उन लोग का पैसा चुकाना पड़े और उसके पास कोई ऑप्शन ना रहे। तो इसीलिए उतना ज़्यादा डेट नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज कर देता है बिजनेस का। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है रिस्क बिजनेस का। अब देखो इसमें और डिग इन किया जा सकता है, जिससे तुमको और हम खोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारे टर्म्स लाके। लेकिन अभी वो चीज़ डिस्कस करना यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस टच किए हैं, अभी हम लोग स्टार्ट किए कॉर्पोरेट फाइनेंस पे डिस्कशन करना। तो हम लोग वो चीज़ को आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। उससे और ज़्यादा तुम्हारा रोबस्ट हो जाएगा ये चीज़ कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों हम लोग दोनों तरह से इक्विटी और डेट दोनों में उठाते हैं पैसा। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग को समझ आया कि क्यों उठाते हैं डेट, हम लोग क्यों उठाते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को टैक्स बेनिफिट मिलता है। एंड दूसरा कि इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहता है शेयर होल्डर लोग। ठीक है, और इक्विटी से हम लोग क्यों उठाते हैं कि ऑब्वियस बात है उसमें हम लोग कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, हम लोग को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी रखेगा। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, कंपनी कैसे ऑपरेट करता है, कंपनी एसेट लाइट बिजनेस है, एसेट हेवी बिजनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगता है कंपनी में, या कंपनी एक ऑफिस से भी काम चला लेता है। जैसे तुम्हारा आईटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो लोग को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग को बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो लोग को बड़ा बड़ा फैक्ट्री का जरूरत पड़ता है। तो वो मॉडल्स पे भी डिपेंड करता है कंपनी का, कि कंपनी का मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, उस पर भी डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा कंपनी का। तो बहुत अलग अलग चीज़ पे कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कंपनी का, एंड एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रखना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कंपनी का। अब हम लोग चलते हैं आगे का डिसीजन में, जो है इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब देखो जो पैसा कंपनी उठाया, जो पैसा कंपनी उठाया उसको कहां लगाएगा, उसका क्या करेगा, या ऐसे समझो कि उसको जो पैसा कंपनी उठाया उसको कहां लगाएगा, उसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा। ठीक है, जो कंपनी जो पैसा उठाया, फाइनेंसिंग डिसीजन से पैसा उठाया कंपनी, इक्विटी से या डेट से पैसा उठाया कंपनी, या तो लोन लिया या तो शेयर इशू करके कंपनी पैसा उठाया। अब कंपनी के पास 1000 करोड़ आ गया, सपोज करो कंपनी के पास 1000 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया कंपनी के पास। अभी 1000 करोड़ से कंपनी क्या करेगा, ये जो डिसीजन होता है कि कंपनी 1000 करोड़ जो कंपनी के पास आया है, जो वो पैसा उठाया है उसे कारण जो 1000 करोड़ कंपनी के पास आया है, वो 1000 करोड़ का कंपनी क्या करेगा। जैसे क्या कर सकता है, जैसे वो फैक्ट्रीज खोलेगा नया नया, या अगर हेल्थ केयर कंपनी है तो नया नया हॉस्पिटल्स खोलेगा, नया बेड्स लगाएगा, या फिर वो कुछ और करेगा, फैक्ट्रीज खोलेगा, प्रॉपर्टीज खोलेगा नया। क्या करेगा वो, इस कंपनी में क्या करेगा, वो केपेक्स लगाएगा, क्या वो केपेक्स में यूज करेगा, या फिर हो सकता है कि इक्विटी शेयर से इशू करके, शेयर इशू करके कंपनी अपना लोन को चुका दे। बहुत बार ऐसा करता है कंपनी कि शेयर को इशू कर देता है, शेयर इशू कर देता है, शेयर से 1000 करोड़ आया, उसे 500 करोड़ यूज कर देता है अपना डेट चुकाने से, अपना लोन चुकाने के लिए, कि चलो उसको लोन को चुका के खत्म करते हैं, मेरा ब्याज लगना खत्म होगा। तो ऐसा भी करता है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है कि वो कंपनी उससे क्या करता है, वो पैसा का क्या करेगा, वो पैसा वो कहाँ लगाएगा। ठीक है, ताकि उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, सब एफिशिएंटली कैसे यूज़ करेगा वो पैसा को, यही डिसीजन होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब देखो इन्वेस्टिंग डिसीजन में भी होता है कि प्रोजेक्ट्स कौन सा प्रोजेक्ट्स में लगाएगा कंपनी। अब देखो जैसे तुम्हारा होता है कि 5-6 प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, ठीक है, जैसे कोई हाईवे कंपनी है तो उसको 5-6 प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्योंकि अभी तुम लोग को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है इंडिया में। तो उसको 5-6 हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगा सकता है। तो अब वो 5-6 प्रोजेक्ट्स को देखता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए अच्छा होगा करना,
कौन सा प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा सकता है, कौन सा प्रोजेक्ट में उसको पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये सारा चीज़ कौन सा प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होगा, ये सारा चीज़ जो डिसीजन होता है ना, वो होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन में, कि पैसा हमको कहाँ लगाना है, क्या हमको नया फैक्ट्री खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये सारा चीज़ होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन में, कि हमको पैसा कहाँ लगाना है। अब देखो, तुम लोग बहुत बार सुने होंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारा तुम लोग टॉपिक बहुत जगह सुने होगा। अगर तुम लोग सीएफए के स्टूडेंट हो या तुम लोग नॉर्मल फाइनेंस के भी स्टूडेंट हो, जो फाइनेंस थोड़ा मोड़ा पढ़े हो या जानते हो, तो तुम लोग ये सारा टर्म सुने होगे कि टाइम ऑफ वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, पूरा नाम इसका होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम जिसको बोला था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, सॉरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ तुम लोग सुने हुए कि कुछ तो होता है भैया, कि एनपीवी है ना, एनपीवी देखता है कंपनी जब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, तो हम सुने हैं कि कुछ तो होता है एनपीवी, आईआरआर कुछ ना होता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन का पार्ट, कि वो लोग देखता है कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है, उसका आईआरआर क्या है, ये सारा चीज़ देखता है। अब देखो, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन पूरा है, जिसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी, आईआर, ये सारा डिस्कस करेंगे। इसको एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, अभी हम जल्दी जल्दी बोल देंगे तुम लोग को समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को समय दो। हम अगला लेक्चर इस पर लेके आएंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, एनपीवी क्या होता है, आईआरआर क्या होता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुमको समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और क्या बताता है। अगर थोड़ा तुम लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तुम लोग तब तक गूगल से पढ़ सकते हो, नहीं तो बाकी मेरा वीडियो तो इस पर आएगा ही आएगा, हर देख ही रहे हो, हर हफ्ता हम लोग का वीडियो आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा वेट कर लो, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे डिसीजन की तरफ, जो लास्ट डिसीजन होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो होता है डिविडेंड डिसीजन। अब देखो, कंपनी इतना पूरा प्रॉफिट कमाया है, जो तुमको यहाँ पे पाई चार्ट या सर्कल दिख रहा है, उसका कितना परसेंट कंपनी पैसा डिविडेंड की तरह बांटे, ठीक है, डिविडेंड की तरह बांटे, ये कंपनी डिसाइड करता है डिविडेंड डिसीजन में। कि मतलब कंपनी, जैसे हम लोग का प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग जो ऊपर डिस्कस किए, उसमें था कि कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब वो 20 करोड़ का प्रॉफिट में कंपनी क्या करेगा उस 20 करोड़ का, क्या वो 20 करोड़ कंपनी वापस कंपनी में डालेगा, वापस बिजनेस में डालेगा, मतलब उससे नया फैक्ट्री बाई करेगा, नया प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, या कुछ और मशीन्स खरीदेगा, क्या करेगा उसका कंपनी, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर खरीदेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, एआई में लगाएगा, क्या करेगा उस चीज़ का कंपनी। तो वो जो 20 करोड़ है उसको कहाँ लगाएगा, ठीक है, वो 20 करोड़ कैसे इन्वेस्ट करेगा, ये भी इन्वेस्टिंग डिसीजन में आता है, कि वो जो पैसा है, जो पैसा हुआ तुम्हारा, जो पैसा उठाया कंपनी, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, एंड जो पैसा कमाया कंपनी, मतलब जो प्रॉफिट हुआ कंपनी के पास, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ये दोनों चीज़ आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन में। अब वो जो पैसा आया, 20 करोड़ प्रॉफिट आया, उसमें से कितना हम शेयर होल्डर को वापस करें, ठीक है, क्या 5 करोड़ हम वापस कर दें शेयर होल्डर को, 1 करोड़ कर दे वापस, 10 करोड़ कर दे वापस, या पूरा का पूरा 20 करोड़ कर दे वापस, कितना करोड़ हम वापस करें शेयर होल्डर को, ये चीज़, तो ये जो डिसीजन होता है, ये होता है डिविडेंड डिसीजन। अब देखो, ये कुछ कुछ चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे अगर कंपनी के पास बहुत अगर कंपनी के पास बहुत प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, अगर कंपनी के पास अच्छा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जहाँ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, जहाँ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, तो कंपनी डिविडेंड या तो देता ही नहीं है, या तो बहुत कम डिविडेंड देता है, ठीक है। मतलब कि कंपनी को दिख रहा है कि हम ये पैसा अगर कंपनी में लगा देंगे वापस से, तो मेरा ग्रोथ ही होगा, और मेरा कंपनी का ग्रोथ होगा तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर लोग को वैसे भी फायदा होगा, मेरा शेयर बढ़ेगा, तो अगर कंपनी अच्छा करेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है वो लोग, इस पर डिपेंड करता है कि वो लोग का प्रोजेक्ट है, अगर वो लोग को दिख रहा है कि मेरे पास 10 प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो कि अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो लोग क्यों तुमको पैसा वापस करेगा, तो वो लोग डिविडेंड बहुत कम देगा, या तो देगा ही नहीं डिविडेंड, वो लोग तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कर देगा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें, ठीक है। अगर वो लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, हमको उतना ज़्यादा, हम एक मैच्योर कंपनी बन गए हैं। जनरली क्या होता है मैच्योर कंपनी में, जैसे नेस्ले है बहुत ज़्यादा मैच्योर कंपनी की, वो लोग को अब उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अपना बिजनेस चल रहा है, ठीक है, कुछ उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, बस अपना बिजनेस चल रहा है और डिविडेंड वो लोग बांट रहा है।
ठीक है, बड़ा बड़ा जो कंपनीज है, जो बहुत पुराना मैच्योर, आईटीसी जैसा कंपनी हो गया, बहुत मैच्योर कंपनी है, तो वो लोग अपना डिविडेंड बांट रहा है। तो वैसा कंपनी जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जितना प्रोजेक्ट है उस पर हमको 10 ही करोड़ इन्वेस्ट करना है और बाकी 10 करोड़ मेरे पास आइडल पड़ेगा, तो 10 करोड़ शेयर होल्डर को बांट देते हैं। तो वैसा कंपनी जो है वो लोग डिविडेंड देता है, जिसके पास उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता था, मतलब वो लोग को दिख नहीं रहा है कि पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं है। हो सकता है कि मार्केट का हालत ख़राब हो उस टाइम, वो लोग को लग रहा हो कि यार मार्केट का हालत ख़राब है, अभी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग को 6 महीना बाद अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, तो हम लोग 6 महीना बाद प्रोजेक्ट में घुसेंगे, अभी डिविडेंड बांट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो लोग डिसाइड करता है कि डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग की वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी तुम लोग कोई भी सजेशन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिंदास बता देना, मैं उस पर अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा और इम्प्रूव भी कर दूंगा अगर तुम लोग कोई कंप्लेन हुआ तो। और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बिंदास बता देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक करना जरूर से लाइक करना वीडियो को, तब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे और ऐसा अच्छा वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।